नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर से हम अपना इस आज का सेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQ को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे और आज फिर हम समझेंगे कि कौन से प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज का सब्जेक्ट क्या है? तो आज का सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बेसिक का क्वेश्चन यही है जो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है उसका आकलन किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो बेटा RBI के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, CSO के द्वारा, आउलिक NSO के द्वारा या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। ठीक, CSO या फिर NSO के द्वारा। ठीक, अब इसका नाम क्या है? अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन पहले कौन करता था? सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, जिसे CSO कहा जाता, पहले करता था। लेकिन बाद में इसे अब क्या कर दिया गया? इसे NSO कर दिया गया, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक, कर दिया गया। राष्ट्रीय आय से GDP, GNP और प्रति व्यक्ति आय जैसे आंकड़े निकाले जाते हैं। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कहता है सकल घरेलू उत्पाद GDP का अर्थ क्या है? ठीक, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक, सिंपल सा है। इसका विकल्प क्या है? विदेशों से आए, देश के भीतर उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाएं, केवल सरकारी आय या फिर केवल औद्योगिक उत्पादन। तो आखिर कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। देश के भीतर उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाएं सभी GDP के अंतर्गत शामिल किया था। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अंतिम उत्पाद को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, सभी अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाओं का कुल भौतिक मूल्य को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक, क्लियर? देश की सीमा के भीतर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति आय की गणना किस सूत्र किससे की जाएगी? जो प्रति व्यक्ति आय है, जैसे कि बात करते हैं तो किस सूत्र से की जाएगी? तो इसमें सिंपल सा है भैया, प्रति व्यक्ति है ना, तो जब प्रति व्यक्ति आ जाता है तो टोटल जनसंख्या तो आएगा ही। ठीक, तो टोटल जनसंख्या किसमें आ रहा है? जनसंख्या। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। GDP को क्या है? कुल जनसंख्या से जब भाग दे देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? आपका आ जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो सही आंसर बी हो जाएगा। ये आपके बाकी अन्य गलत हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? तो इसे आपको याद रखना है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका जीवन स्तर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि ये असमानता को कहीं ना कहीं दिखाता है, लेकिन उतने स्तर पे नहीं दिखाता है, क्योंकि जनसंख्या से आपने भाग दिया तो इसमें क्या है? एक औसत दिखा देगा, लेकिन असमानता को पूरी तरह से नहीं दिखा देता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ गया, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक, देखिए अगर बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की तो 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1955 में। तो बेटा इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में हुई, शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य आपका कृषि से था। क्यों? क्योंकि उस समय जब देश आजाद होता है तो हम लोगों के पास खाने के लिए खाद्यान्न नहीं होता। ठीक, इसको लाया किसके द्वारा जाता है? तो योजना आयोग के द्वारा लाया गया। कि टोटल कितनी योजनाएं आई हैं? 12 योजनाएं आई हैं। कुछ एक एक वर्षीय की योजनाएं हैं। ठीक, तो इस तरह से ये इतने डाटा आपको याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न आ गया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? SBI है, नाबार्ड है, RBI है या फिर सेबी है? केंद्रीय बैंक की बात करता है तो केंद्रीय बैंक आपका RBI है। ठीक, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना भैया 1935 में होती है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे होती है। इसका कार्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण करना है, मुद्रा जारी करना है। ठीक, इस तरह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या है? आखिर मुद्रास्फीति क्या होती है? सिंपल से साधारण वर्गों में वस्तुओं की कमी, मुद्रा आपूर्ति की कमी, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि या फिर करों में वृद्धि। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा, सामान्य मूल्य स्तरों में वृद्धि। ठीक, मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब समय के साथ क्या होता है? वस्तुओं सेवाओं के सामान्य मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक, इससे क्या है कि इससे क्रय शक्ति घट जाती है, जो आप खरीदने की क्षमता है वो घट जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मापने का कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? WPI होता है, CPI होता है, IIP होता है या फिर GDP डिफ्लेटर होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? इसमें बेटा देख पूछा खुदरा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ये भी इन्फ्लेशन ये भी नाप रहा है, लेकिन किसके माध्यम से? ये CPI के माध्यम से नापेगा, जिसे क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? इसका खुदरा मुद्रास्फीति नापने के लिए किया जाता है और इसी के आधार पर मौद्रिक नीति RBI अपना तय करता है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है CPI। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? 3-4 कर दिए गए हैं, GST हो गया, उत्पाद हो गया, सीमा शुल्क हो गया, आयकर हो गया। इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर मतलब जो डायरेक्ट आपसे वसूला जाए उसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आपसे सिर्फ आयकर लिया जाता है। GST वगैरह, उत्पाद शुल्क, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। GST कभी भी आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। ये क्या है? ये डाला जाता है जो ग्राहक होता है, ग्राहक पे नहीं, ये डाला जाता है आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उसके ऊपर, फिर मैन्युफैक्चरर्स डाल देता है जो सेलर होता है सेलर के ऊपर, और सेलर क्या करता है? इनडायरेक्ट रूप में वो ग्राहक के ऊपर डाल देता है, इसलिए GST आपके ऊपर भारित हो जाता है। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में कब से लागू किया गया था? 2015 से, 2016 से, 2017 से, 2018 से। बेटा इसे लागू कब किया गया? 2017 से लागू किया गया। वो भी कब? तो 1 जुलाई से लागू किया गया, और इसी 1 जुलाई को ही आपका GST दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, तो एक देश एक कर की जो व्यवस्था है ये स्थापित करने के लिए GST को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग किस संस्थान द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है? ठीक, योजना आयोग को, जो कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की, ने इसे प्रतिष्ठापित कर लिया? तो भैया इसे प्रस्थापित वित्त आयोग, नीति आयोग, RBI या फिर योजना मंत्रालय। तो इसे नीति आयोग के द्वारा कब? 1 जनवरी, ठीक, 1 जनवरी 2015 में कर लिया गया। ठीक, इसे क्या है? एक कार्यकारी आदेश के द्वारा इसके परिवर्तित किया गया और योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का फॉर्मेशन कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की नीति निर्माण में भागीदारी, जिससे क्या है? एक लॉन्ग टर्म की जो नीतियां हैं, लंबे समय की, उन नीतियों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक, इसलिए इसे याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? उद्योग से, सेवा से, कृषि से या फिर खनन से? सबसे ज्यादा उद्योग बेटा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो GDP में, जो आपकी GDP होती है ना, GDP में योगदान तो कम है किसका? कृषि का, लेकिन रोजगार जो देता है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर कृषि क्षेत्र हट जाए तो स्थिति बहुत ही बुलंद बेकार हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं असंतुलन है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक, और ये संरचनात्मक असंतुलन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? GDP में योगदान कम है, लेकिन इस पे जो जनसंख्या आश्रित है वो ज्यादा है। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पे तो फिलहाल यही याद रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विशेषता आपके किसी भी जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी हो सकती है, लेकिन डेवलप कंट्री की ये कोई विशेषता नहीं होती। ठीक है, क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, राजकोषीय घाटा किसके बीच का अंतर है? राजस्व व व्यय के, कुल व्यय व कुल आय के, निर्यात एवं आयात का, बचत व निवेश का, किसके बीच का है? तो भैया ये फिजिकल घाटा या राजकोषीय घाटा की बात कर रहा है, फिजिकल डिफिसिट, तो ये आपका निर्यात एवं मतलब कुल व्यय एवं कुल आय के बीच का घाटा है, इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मतलब जितना आपने व्यय कर दिया, जितना की आपकी आय हुई, उसके बीच के घाटा को, ठीक, इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसमें सरकार का जितना भी व्यय और जितना भी प्राप्त है, मतलब ऋण को छोड़कर, ठीक है, उसके अंतर को दर्शाता है। ठीक, इसमें उधारी भी बताता है कि सरकार ने कितना उधार ले रखा है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नोट छापने का अधिकार किसे है? वित्त मंत्रालय को, RBI को है, संसद को है या फिर सेबी को है? तो भैया इसका अधिकार जो दिया गया है ये RBI को दिया गया है। RBI ही नोट छाप सकती है। ठीक, एक तरह से इसे एकाधिकार दिया गया है। ठीक, 1 रुपए का नोट है वो वित्त मंत्रालय शामिल करेगा। किसका? 1 रुपए का नोट। ठीक, इसके अतिरिक्त जितनी भी नोटें हैं वो सभी क्या है? वो सभी आपका RBI ही जारी करता है। क्लियर? चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFC है? SBI,
पीएनबी, एलआईसी या फिर आरबीआई। देखिए एनबीएफसी की बात कर रहा है, मतलब ऐसी जो है संस्थान जो कि बैंकिंग सेवाएं दे रहा है लेकिन बैंकिंग सेवा के लाइसेंस नहीं प्राप्त है, ठीक, उसे एनबीएफसी के तौर पे जाना जाता है। ठीक, मतलब बैंकिंग का कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें आपका एलआईसी है। एलआईसी क्या करती है? बीमा सेवाएं प्रदान करती है। ठीक, लेकिन क्या है, ये ऐसी कोई बैंकिंग लाइसेंस इसे प्राप्त नहीं है। ठीक, तो इसलिए आपको ये आप याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, संसद के द्वारा। अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया, तो इसी संदर्भ में याद रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट प्रस्तुत करने के पूर्व में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, और इसे किसके द्वारा? तो इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें देश की आर्थिक स्थिति एवं भविष्य की जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को इसमें दिखाया जाता है। ठीक, तो इसमें आपको इसे याद रखना है। तो आज के हमने सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ रहे होंगे। ठीक, अब चलते हैं आज के इस प्रश्न को देख ले रहे हैं। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। भारत का वार्षिक बजट भारत का वार्षिक बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? क्यों पूछा? क्योंकि अभी आपका जस्ट जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 114 में, अनुच्छेद 116 में किस में आखिर प्रस्तुत किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर ले रहे हैं। हमारा प्रश्न क्या था? संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? विकल्प क्या है? 1950 में, 1962 में, 1976 में या फिर 1985 में। तो बेटा इसका आपको कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। तीन शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक, तो इसलिए इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन में हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक, पसंद तो बिल्कुल आया होगा, तो इसे क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके जाइएगा। ठीक, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।